Hello friends, good evening to all of you. Hello everyone, good evening to everyone. कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब लोग बढ़िया? फाइन? ओके. ओके, सब लोग ठीक हैं, एकदम फिट हैं. आइए अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन. आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग करने को सोचा है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा और कुछ हम लोग अच्छा भी कर पाएंगे. हाँ, प्राजल शर्मा समित आ गए, अच्छी बात है भाई. और लोग भी फटाफट अभी आ जाएंगे, ठीक है. आप लोग अपने फ्रेंड्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा. आज पता है ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बताइए भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन ना. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन. और एक्चुअली में क्या करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे किसको? अपने चैप्टर को. जो हमारा चैप्टर क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो आज हम लोग काम करेंगे थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में. आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है. आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज के बारे में एंड डेवलपमेंट. ओके. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने रिसोर्सेज के बारे में और अपने डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है. कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास और कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे इसका हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों को आज हम लोग करने वाले हैं. नीतीश पांडे, नीतीश पासवान, हाँ गुड इवनिंग भाई. आपको सर ये चैप्टर तो मैंने पढ़ चुका है. चलिए अच्छी बात है, पढ़ चुके तो आपका रिवीजन हो जाएगा भाई. जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. जो लोग पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लेंगे, ठीक. पुष्पराज भी आ गए हैं और भी जो लोग आ जाए फटाफट सब लोग, ठीक है. कोई बात नहीं है, एकदम परेशान मत होना प्राजल, ठीक है. आप पढ़ लिए हो, अच्छी बात है. एक बार और पढ़ लो. देखो अलग तरीके से कुछ हम लोग पढ़ते हैं, एक अलग कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ेंगे इसको, ठीक है. और थोड़ा सा इसी को हम लोग एक अलग तरीके से करने की कुछ सीखेंगे, ठीक है. थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग और बेहतर इसको कर सकते हैं और ये चैप्टर हमारे एग्जाम में कैसे हमें फुल मार्क्स दिला सकता है. क्योंकि होता क्या है ना, सोशल साइंस को कभी कभी हम लोग बहुत इससे कह सकते हैं इसको बोर होने लगते हैं लेकर के. लेकिन मैं कोशिश किया उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने का, जिससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है. और आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ पाए. बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट किया सेशन को आज की. और भी बाकी लोग फटाफट आ जाए भाई. अभी काफ़ी लोग नहीं आए हैं, ठीक है. तो ठीक है, देखते हैं आ जाते हैं सब लोग. तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं. हेलो सर. हाँ हाँ हाँ, प्राजल शर्मा क्या कह रहे हैं भाई? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. ओके ओके ओके, स्टार्ट किया जाए. हर्ष राय, हाँ आ गए आप. आज मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे बाबू? मैथ्स की क्लास में थोड़ी दिक्कत आ रही है 2 दिनों से, कुछ टेक्निकल इश्यूज है. तो हम क्या सोशल साइंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं. काफ़ी दिनों से हम लोगों ने ज्योग्राफी को आप लोग पढ़ने के लिए कह रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे, तो ज्योग्राफी हम लोग नहीं पढ़ पाए थे. तो आज हम सोचे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथ्स के चैप्टर को अपना कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग स्टार्ट किए थे अपना 5.3. सृष्टि बिल्कुल अच्छी बात है. चलिए स्टार्ट किया जाए. देखो सबसे पहले हम आपसे अगर बात करें तो हम लोग को चैप्टर कवर क्या करना है. हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं, ठीक है. ध्यान से समझना इस बात को. यहाँ चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्स क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग रिसोर्स को किस किस टाइप पे क्लासिफिकेशन करते हैं, किस किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है. और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे, थोड़ा सा हम लोग को डिटेल में पढ़ना सॉइल रिसोर्स के बारे में, ठीक है. और साथ में हम लोग एजेंडा 21 को भी थोड़ा देखने वाले हैं. और हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज का कैसे यूज हो रहा है और कैसे इस यूज को हम लोग कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. और हमारे इंडिया में, अब स्पेशली हम लोग अभी इंडिया की बात करेंगे, हमारे इंडिया में. हाँ नितेश पासवान जी सर बताइए क्या कह रहे हैं आप? ठीक है. आदर्श शुक्ला आ गए आप भी, अच्छी बात है. तो हमारे ये जो लोग देखेंगे हमारे इंडिया में जो रिसोर्सेज का वो कैसे कैसे डिवाइडेशन है, कैसे कैसे रिसोर्सेज क्या है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप से डिवाइड है, अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड है, अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड है. तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, सबको बारी बारी से देखेंगे, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, जो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसोर्सेज हैं क्या, मतलब इसके डेफिनेशन की अगर आपसे कोई बात करता है कि रिसोर्सेज क्या है,
सबसे पहले क्या बात आती है, सबसे पहले जो बात आती है कि रिसोर्सेस है क्या, या इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो याद रखना इस बात को। कोई बताएगा मुझे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। सर कल क्लास क्यों बंद कर हो गई? बाबू थोड़ी सी टेक्निकल इशू थी, ठीक है। आज भी बहुत ज़्यादा सब कुछ, लेकिन आज सब कुछ अगर क्लास अच्छे से चल रही है तो ये आप लोगों का सौभाग्य है। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, आजकल नेटवर्क का इशू आ रहा है। बाकी मैंने कोशिश किया है कि दिक्कतें ना आए आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए बताइए, मुझे कोई बताए कि रिसोर्स क्या होता है। मुझे बताए भाई, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। वाह क्या बात है। आदर्श ने बताया, अभिजीत बताइए, हर्ष बताएंगे, मोहित शर्मा बताएंगे, आकाश कुमार पृथु बताएंगे, और जितने लोग फटाफट बताएंगे, ठीक है। सर किसी चीज के लिए क्लास हो रही है, एसएससी या अदर एग्जाम? मोहित जी बता दूं मैं आपको, ये स्पेशली जो क्लास है ये एक्चुअली हम लोगों की यूनिक टॉपर्स वाली क्लास थी। वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण हम लोग इस चैनल पे शिफ्ट हुए हैं। ये स्पेशली हम लोगों के क्लास 10th की क्लास है। ये एक्चुअली क्या, ये जियोग्राफी है। ये क्या बता दूंगा थोड़ा सा आप लोगों को, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जियोग्राफी का लेशन है, ठीक है। ये जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। मोहित शर्मा, बाकी समित क्या बता, रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर बी यूटिलाइज इन आवर डेली लाइफ। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। और भी लोग बताइए भाई। चलिए बस इतना आप एक बात जान लीजिए, साफ साफ जानिए, वट एवर वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, you must be very sure about it. We must be very sure, and you also have to understand this concept that whatever you are using in our daily life, including we, means what I want to say, if I'm saying the human being are also resource. Apart from this, what can you say? Whatever we are utilizing, whatever you are utilizing, even this marker, I am using this marker. Why I am using this marker? I am using this marker for writing on the whiteboard. So this is also resource for me. Apart from that, you are always listening in our daily life कि क्या कहते हैं हम लोग कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, हमारे पास पेंसिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाय सर आज मैथ्स नहीं होगा। बाबू मैथ्स होगा, पहले थोड़ा सोशल साइंस आज पढ़ लेते हैं, आज थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, फिर हम लोग मैथ्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, बात समझो। तो रिसोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि संसाधन, मतलब जो भी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, थोड़ा इसको मतलब एक कह सकते हैं ना, इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली समझो तो बातें क्लियर होंगी। कि जो भी आप यूज कर रहे हो अपने जिंदगी में, अपने आस पास में, अपने कह सकते हो स्पेशली हमारे सराउंडिंग में, वो सब एटमॉस्फेयर में क्या है जो भी मौजूद है ना, और किस लिए मौजूद है, जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर लो। भाई मेरी जरूरत क्या थी, मेरी जरूरत थी आपको पढ़ाना, कैमरा था, फिर इंटरनेट था, बात समझ में आ रही है, माइक थी, लैपटॉप था। तो ये सब चीजें क्या, ये सारी रिसोर्स हैं। अब क्या होता है कि जो रिसोर्स होता है ना, वो अलग अलग तरीके से, या बोले तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्म में हेल्पफुल होता है। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ आपसे, आपको पढ़ने के लिए कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है, ठीक है। अभिजीत कुमार, हाँ अभिजीत कुमार, बात समझ में आ गई बाबू। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पढ़ने के लिए कौन कौन से रिसोर्स की आवश्यकता है, कौन कौन से रिसोर्स, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे सर बुक्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, सब क्या, ये सब आपके लिए रिसोर्स है, बेसिक रिसोर्स दैट कैन हेल्प यू इन स्टडिंग। बात समझ में आ रही है। अब ये मत कहना कि सर मुझे कम से कम रोज 10 GB डेटा चाहिए ताकि मैं अपना बढ़िया से पबजी गेम खेल सकूं, और गेम खेलने के बाद मेरा पढ़ने में मन बहुत जबरदस्त लगता है, मैं फ्री फायर जब खेल लेता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। तो ये बात मत कहना कि सर हमको डेटा की आप व्यवस्था कराइए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बात क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मेरी पता है क्या हो रहा है, अभी आप लोगों की कुछ पेरेंट्स का मेरे पास कॉल आ रही है कि सर मतलब बच्चा पूरे दिन फोन को तो यूज कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन फोन में ये क्या करता है मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बाबू आप लोग अगर घर का फोन चलाते हो तो उस पर गेम कृपया ना खेलें, ठीक है। पढ़ाई का काम करें ताकि माता पिता आपको भी खुश माने, उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। उनको ये बात समझ में आए कि बेटवा हमारा पढ़ रहा है। अब ये नहीं कि आप जो है गेम मोबाइल लेकर के, हाँ 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 समझ रहे हैं हर्ष, बिल्कुल समझ रहे हैं बाबू। अभिजीत आपको की बात समझ रहे हैं, पता चला गेम मोबाइल तो ले लिए पढ़ने के लिए, पापा दे दीजिए, पापा मुझे पढ़ना है सर, और लेके बेटा बाबू यहाँ बढ़िया से एकदम पूरा 4-5 मित्रों को इकट्ठा करके चले खेले पढ़े, लूडो खेल रहे हैं, नहीं कोनो गेम मिल रहा तो लूडो खेल रहे हैं। तो प्लीज डोंट यूटिलाइज, सॉरी डोंट वेस्ट द रिसोर्स, बिकॉज दैट इज आल्सो रिसोर्स, वो आपके लिए रिसोर्स है। और जब रिसोर्स का आप सदुपयोग नहीं करोगे ना, जब उसका पॉजिटिव मिस यूज नहीं करोगे, तो वो क्या होता है, बात समझना। तो उसको आप जब उसको, हाँ समित बात समझ में आ रही है, 1 घंटे खेले तो 1 घंटा खेल रहे हो, अच्छा अच्छा,
बताता हूँ मैं आपको, अभी आगे घर में भी बताता हूँ, जो लोग खेलने की बात कर रहे हैं गेम, ठीक है। तो अब सोचो कि जब आप रिसोर्स आपके पास लिमिटेड, भाई आपके पास 1.5 GB डेटा है, बात समझना, मैं देखो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। मान लीजिए आपके पास 1.5 GB डेटा मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या हो रहा है, एक मतलब 1.5 GB डेटा मिल रहा है या फिर 2 GB डेटा मिल रहा है। अब आपको क्या कर रहा हो, इस डेटा का यूज चाहे आप पढ़ाई में करो, चाहे तो आप स्टडी में करो, चाहे तो इस डेटा का यूज काहे लिए करो, आप वीडियो कॉल में करो, चाहे तो इस डेटा का क्या करो, खूब सॉन्ग सुन रहे हो, यूट्यूब पे खूब गाना सुन रहे हो, या तो इस डेटा का यूज आप क्या करने के लिए कर रहे हो, गेम करने के लिए कर रहे हो, गेम खेलने के लिए कर रहे हो, और भी जिस चीज के लिए आप करते हो, टिकटॉक के लिए करते हो, जिसके लिए करते हो। तो डेटा तो आपके पास लिमिटेड था, 2 GB डेटा था। अब इसका यूज आप कहाँ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, दुरुपयोग होगा, भाई वेस्ट जाएगा। और जब वेस्ट जाएगा तो क्या, आपका दिमाग भी खराब होगा, मतलब आपको हेडेक भी होने वाला है, बात समझिए, आपको हेडेक भी होगा, आपका नुकसान भी हो रहा है, आपका लॉस भी हो रहा है, और पेरेंट भी आपको अच्छे अच्छे वर्ड सुनाएंगे, पापा मम्मी बोले कहे वाह बेटा वाह, आज बेटा मेरा बहुत अच्छा काम किया है, तो ये भी शब्द सुनने को आपको मिल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, या जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, इन रिसोर्सों के बारे में जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नहीं जानोगे तो दुरुपयोग करोगे। अब मोबाइल मिल गई है, ठीक है, अच्छी बात है, चलो आप लोग पढ़ते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, कभी कभी खेलते हैं सर माइंड फ्रेश करने के लिए। हाँ हाँ बाबू, डेटा बनाने का ट्रिक नहीं है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है बाबू, डेटा बढ़ाने का भी डेटा, आई जस्ट कैन इंक्रीज योर डेटा, ठीक है। मैं आप लोगों के डेटा से कह दूंगा, जो आप लोगों को डेटा मोबाइल चलाने को मिलता है ना, मैं उससे बोल दूंगा कि जहाँ 3 GB मिलती है उसको आप लोगों को 6 GB दे। अभी मैं बात करता हूँ जिस जिस कंपनी का आप लोग सिम यूज करते हो, ठीक है। तो डेटा बढ़ाने का मैं आप लोगों के लिए जुगाड़ बताता हूँ, लेकिन डेटा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, डेटा नहीं बढ़ाओ, माइंड को बढ़ाओ, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बातें हम लोग कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है इसकी डेफिनेशन को, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, एवरीथिंग, क्या कहेंगे आप, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो भी हमारे पास है, जो भी मतलब वो सभी वस्तुएं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, जो भी कहाँ पे है, जो कहाँ पे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, बात समझ में आ रही है, एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट। अब ये एनवायरमेंट में तो अवेलेबल है, एनवायरमेंट में अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा विच कैन सेटिस्फाई, विच कैन क्या लिखोगे, विच कैन लिख सकते हो, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड, विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई। अब देखो प्रेजेंट तो है एनवायरमेंट में, लेकिन प्रेजेंट रहने से काम कहाँ चलेगा, वो हमारी सेटिस्फाई करेगी, क्या सेटिस्फाई करेगी, हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को, बात समझ में आ गई अभिजीत, यस सर जरूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बात समझना, अब क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट मतलब सब लोग समझते हो कि वातावरण मींस, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, रहने से काम नहीं चलेगा, रहने से काम नहीं चलेगा, रहने बात बनती है, हाँ हाँ हाँ, बात समझ में आ रही सबके, चलो चलो चलो, रुक गया, कोई बात नहीं, रुकेगा तो चलेगा यार, रुकेगा भी चलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सर रुक गया है, नहीं 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 रुका, रुका थोड़ा सा रुका था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब सोचो कि आपके पास एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, आपके एनवायरमेंट में कोई ऑब्जेक्ट तो है, जैसे आपके पास तालाब तो है, लेकिन उस तालाब का आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आपके यूज के लायक नहीं है। अब उस तालाब पर जाकर पानी पियोगे क्या, उसमें अगर के आप नहाओगे क्या, हाँ ठीक है, मछली पकड़ने वाले के लिए यूज में। तो जो भी वस्तुएं क्या हमारे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो और हमारे नीड को पूरा करे, वो क्या हमारे लिए है, रिसोर्स। बात समझ में आ गई बाबू, वो क्या हमारे लिए है, वो क्या हमारे लिए है, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। याद रखना, बात समझना, इस बात को, इस बात को ध्यान से समझना कि जो भी वस्तु हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, ठीक है, और जिसका भी यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, जिसका जो हमारे सेटिस्फाई, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या है, रिसोर्स है। इतनी बात नहीं है, इतनी बात नहीं है। हर्ष बाबू फिर रुकने लगा क्या, थोड़ी देर वेट करो, रुक नहीं रहा, वीडियो एकदम सही चल रहा है, हमारी तरफ से एकदम सही चल रहा है, ठीक है, एकदम सही चल रहा है इधर से, बाकी आप रुकना नहीं चाहिए, सही चल रहा है ना, हाँ देखिए अभिजीत का सही चल रहा है, अभी आपका भी सही चलेगा। चलिए मैंने कहा बताया आपसे, अब इतना ही नहीं, इसके अलावा देखो, अब तो ठीक है डेफिनेशन हम लोग जान लिए, अब क्या होता है अगर मैं बात करूं आपसे रिसोर्स की, तो आप समझो ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, जो जिसको हम यूज करते हैं, इसके अलावा भी क्या हो सकता है, अरे जिसको हम लोग, जो हमारे कह सकते, जो हमारे टेक्निकली एक्सेसिबल हो। टेक्निकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है,
टेक्निकली एक्सेसिबल मतलब क्या हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे क्या हो सके, उसको जो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे एक्सेस कर सके। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहली बात क्या होती है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या कर सके, अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां तक हमारी क्या हो, एक्सेसिबिलिटी हो। बात समझ में आ रही है? क्या होना चाहिए, जो रिसोर्सेज है वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है भाई, चलो बताओ जल्दी सब लोग, एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली उस तक हमारी अप्रोच हो। इसके अलावा दूसरी बात, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबिलिटी तो होगी, इसके अलावा चाहिए इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ आपको इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे इकोनॉमिकली फिजिबल का, इसके अलावा ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, साथ में अरे कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये भी याद रखिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इस बात को ध्यान से समझना सब लोग, यूटिलाइज, हाँ ध्यान से बात समझना। अब देखो मैंने क्या बताया, नंदिनी गुप्ता नमस्ते, नमस्ते भैया, ठीक है। नंदिनी आप कई सारे चैनल से आते हैं बार बार अलग अलग रूप में, क्या बात है, एक अपना ओरिजिनल रूप धारण करना चाहिए भाई, ठीक है, जो आपका वास्तविक रूप हो उस वास्तविक रूप में रहना चाहिए। चलिए अब बताया मैंने आपसे क्या हो रहा है, रिसोर्स का मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो क्या हो रहा है, हमारे कह सकते हैं लैंड के नीचे, या फिर बोले तो हमारी जो हमारा ये धरती है ना, जो हमारी जमीन है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे सोना है, ठीक है, सोना तो है इसके नीचे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सोना को मैं निकाल सकूं। बात समझ में आ रही है, मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि मैं उस रिसोर्स के तक क्या हो सकूं, पहुंच पाऊं, उस रिसोर्स तक मैं पहुंच पाऊं ताकि उसका मैं यूज कर सकूं। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट होता है, पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है याद रखना कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सेसिबिलिटी वहां तक हो। इसके अलावा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या हुआ कि इतना महंगा ना हो, पता चला कि सोना है 10 रुपए का, सोना 10 रुपए का है, उसको निकालने मेरा खर्च हो गया 1,000 रुपया, तो बताइए मैं सोना निकालूंगा क्या, जल्दी बोलो भाई। हमारे कहने का मतलब क्या, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो क्या बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट नहीं आनी चाहिए उसके यूज करने में। पता चला कि हमें क्या करना, माइन से कोल तो निकालना था, पेट्रोलियम तो निकालना था, लेकिन पेट्रोलियम निकालने में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है कि जिसका हम लोग लोड इजिली बियर कर सके। हमारी जो कंपनियां, जो रिफाइनरिंग कंपनियां है, जो गवर्नमेंट है, वो उसको लोड को इजिली बियर कर सके, इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली फिजिबल। बात समझ में आ रही कि नहीं बाबू सब लोगों को? तीसरा पॉइंट है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब बताइए जो हमारा कल्चर है, कल्चर समझ रहे हो ना, जो हमारा सभ्यता, जो वट एवर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, जो हमारे कह सकते हैं जो हमारे समाज में, जो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब ये नहीं कुछ ऐसा आप रिसोर्स लेकर चले हैं, ठीक है, आपने उसको आराम से, वो टेक्नोलॉजिकली अप्रोचेबल था, एक्सेसिबल था और इकोनॉमिकली फिजिबल भी था, बट आप उसे जब उस ऑब्जेक्ट को जब सोसाइटी में लेकर के आए ना, उसे कोई ले ही नहीं रहा है, उसे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो रिसोर्स का मतलब क्या होना चाहिए, याद रखना इस बात को। नंदिनी गुप्ता नहीं सर, वो मम्मी का, ओके 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 ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो पहली बात याद रखना कि क्या होना चाहिए कि जिसका हम लोग यूज तो करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसको हमारे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अप्रोच से उसको हम अडॉप्ट कर सके। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। तीसरा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हम लोग क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। बात समझ में आ गई? अभिजीत आ रहा है बाबू, चलिए अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात मैं आपको बता दूं, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाऊंगा, एक बनाता हूं, नीचे की जगह है हमारे पास। एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है बाबू, अगर मैं बात करूं आपसे ध्यान से समझना। एक बड़ा मैं आपको अच्छा है यहाँ पे ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाने चल रहा हूँ, स्पेस तो है थोड़ा सा, मिटा देता हूँ इसको ना, इसको मिटा देता हूँ। सब लोगों की बात, सब लोग नोट्स बनाते चलो साथ में, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है आज इस पूरे कंप्लीट सेशन में। अगर आप लोग मेरे साथ पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये कभी आपको भूलेगा ना, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये कभी आपके दिमाग से भूलेगा नहीं। और क्वेश्चन तो कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन वो यहीं से बनता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं आपसे अगर बात करूं तो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप हमारी एनसीईआरटी ने भी बनाया। किससे रिलेशनशिप होता है,
अगर मैं बात करूं आपसे ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग के बारे में सब लोग जानते हैं, अरे सर ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं जानेंगे। तो अब क्या होता है, एक बात समझना, जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है ना, इसका रिलेशन के साथ होता है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। ये फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, कितने लोगों के पास किताब है भाई, चलो बताओ मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बुक्स, कितने लोगों के पास ज्योग्राफी की बुक अभी तक नहीं है या है, जल्दी बताओ तो मुझे, बताओ भाई कितने लोगों के पास बुक आ चुकी है, कितने लोगों के पास अभी तक बुक नहीं आई है, ठीक है, बताओ मुझे जल्दी से, तो बताओ जल्दी, कितने लोगों के पास किताब है, कितने लोगों के पास नहीं है, सही से बताना मुझे, एकदम झूठ नहीं बोलना, सही से बताना, झूठ मत बोलना भाई। है सर, अच्छा किसी ऐसे कोई जिसके पास नहीं है, ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है किताब, जल्दी बताओ मुझे, जिनके पास बुक नहीं है बताएं जल्दी, ऐसा कोई जिसके पास किताब नहीं है, अच्छा आपके पास नहीं है, हाँ नलेश ठीक है, मैं आपका लिए मैनेज करता हूँ, और किसी के पास नहीं है, प्राजोल निषाद आपके पास नहीं है, पुष्पराज आपके पास नहीं किताब, ठीक है, आप अभी इसके बाद मुझसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसके पास किताब नहीं है क्लास ओवर होने के बाद आप व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अभिजीत नहीं है सर, बाकी क्या बता रहे हैं, बाकी नहीं है सही, बाकी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सिविक्स है, अच्छा ज्योग्राफी की नहीं है, ओके 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 जी। पुष्पराज निषाद मेरे पास है सर, चलिए अच्छी बात है, जितने लोगों के पास बुक्स नहीं वो लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनकी बुक की व्यवस्था करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया आपसे, अब क्या होता है समझो बात को, कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, मतलब जो मनुष्य होता है ना, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो क्या होता है, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट भाई, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट क्यों है, बात समझना, ये सबसे इसेंशियल कंपोनेंट होता है बाबू, मतलब हमारे रिसोर्स का जो सेंटर पॉइंट, समझो इस बात को, जो सेंटर पॉइंट हमारे रिसोर्स का, जो सेंटर पॉइंट हमारे रिसोर्स का, वो क्या है रत्नाकर, तो जो रिसोर्सेज जो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, अब समझो, जो सेंटर है ना हमारे पूरे सराउंडिंग का, जो सेंटर है हमारे पूरे सराउंडिंग का, वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और सबसे इसेंशियल कंपोनेंट यही होता है। पायल प्राजल शर्मा मेरा साइंस का नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक, पुष्पराज मेरे पास है, ओके जी ओके जी, जिसके पास नहीं वो हमें भी इसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, और अपना एड्रेस बताएंगे कौन कहाँ रहता है, तो मैं उनके लिए किताब की बात अभी सोचता हूँ। अब देखो मेरी बात, तो हो क्या रहा है, जो हमारा पूरा ये एटमॉस्फेयर है ना, समझो बात को, अब क्या हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या क्या है, अर्थ है, ठीक है, ओशियंस है, क्लाउड्स है, बहुत सारी चीजें, एयर्स हैं, ट्री है, लैंड फॉरेस्ट, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन सबका सेंटर क्या है, सबका सेंटर ह्यूमन बीइंग है। अरे भाई जब आप ही नहीं रहोगे, जब हम ही नहीं रहेंगे, मतलब जब ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा, तो इन सारे रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा, भूत, बताओ, नहीं सर भूत यूज करेगा, भूत आएगा और जितना यहाँ पे पेट्रोल सब अपनी गाड़ी में फिल कराएगा, और फिल करा एकदम जाएगा, फिर पूरा वो हल्ले में घूमेगा, तो बाबू अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा तो इसका यूटिलाइज कैसे होगा, तो बात समझ में आ रही है, तो याद रखना, इसलिए क्या होता है, जो सेंटर होता है ना, जो कह सकते हैं जो पूरे हमारे इस एटमॉस्फेयर जो सेंटर है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और सबसे इसेंशियल कंपोनेंट भी इसलिए कहते हैं, इसको किसको कहते हैं, ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या कहते हैं, सबसे इसेंशियल कंपोनेंट है, बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें आपसे कि क्या होता है जो ह्यूमन बीइंग है, तो इस बात को समझना, अगर मैं बात करूं आपसे ह्यूमन बीइंग की ना, तो जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो क्या करता है, इन सारे रिसोर्सेज का यूज करता है, भाई सबसे इसेंशियल कौन है, सबसे इसेंशियल है हमारा ह्यूमन बीइंग है। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसेंशियल कंपोनेंट सबसे इसेंशियल कंपोनेंट कौन है, सबसे इसेंशियल जो कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट का, वो कौन है, ह्यूमन बीइंग है। और जब ये इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, अब इसके जब ये इसेंशियल कंपोनेंट है तो क्या हो रहा है कि कैसे इसेंशियल है, क्योंकि ये विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये अगर हम बात करें आपसे कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के हेल्प से क्या करता है, बात समझो, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है वो क्या करता है कि जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो टेक्नोलॉजी और ये जो हमारे पास मेरी साइंस, अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी जो क्या हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, और जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, इनकी मदद से, इनकी हेल्प से, बात समझिए, जो भी हमारे पास कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल है, एक जो फिजिकल, जो हमारे पास जो नेचर में जो चीजें अवेलेबल, जैसे हमारे पास कोल अवेलेबल है, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम अवेलेबल है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास फॉरेस्ट है, तो जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनका कह सकते हैं क्या,
ये यूज करने के लायक बनाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किसकी हेल्प से करता है भाई? तो अगर हम बात करें आपसे कि विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, दो चीजों की हेल्प करता है। किससे? टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। याद रखना इस बात को, बात समझना इस बात। क्या होता है ये? टेक्नोलॉजी प्लस इंस्टीट्यूशन। तो क्या होता है? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की हेल्प से क्या करता है ना कि जो भी मटेरियल अवेलेबल है कहाँ पे? नेचर में, ठीक है, उसे क्या करता है? ये इकोनॉमिकली विजिबल रिसोर्स बनाता है। क्या करता है ये? कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में, जो हमारे पास एनवायरमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंस हैं, जो रिसोर्सेज हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंस हैं, क्या कह सकते हैं आप? रिसोर्सेज प्रेजेंस इन, रिसोर्सेज प्रेजेंस इन एनवायरमेंट, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज प्रेजेंस है उसे क्या बनाता है? ये इकोनॉमिकली फिजिबल बनाता है। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है? ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से क्या करता है? ये इसको इकोनॉमिकल विजिबल रिसोर्स बनाता है। इकोनॉमिकली विजिबल रिसोर्स बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे इसेंशियल कंपोनेंट कौन है हमारे एनवायरनमेंट का? हमारे एटमॉस्फेयर कौन है? वो ह्यूमन। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों लोगों की मदद से। भाई देखो हमारे पास क्या हो रहा है? फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करूं हमारे पास, तो क्या हो रहा है? हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें हैं। बात समझना, हमारे नेचर में, या बोले मैं आपसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशन की मदद से, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से क्या होता है? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से क्या करता है? जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो इसको इकोनॉमिकली फिजिबल बनाता है। वो क्या करता है? इसको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से पंकज। अच्छा 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 सर, थोड़ा बड़ा दे लीजिए। ओके, now I would like to increase the font size. Actually I am getting your points. Okay, I think apart from you, ठीक है, सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? और थोड़ी सी जो फॉन्ट की साइज है, जो छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको भी मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से मैं इस बात को बताता हूँ। हमने क्या बताया आपसे कि वॉट एवर रिसोर्स इज प्रेजेंट इन आर इन्वायरमेंट, try to understand whatever environment is present in, or whatever resource is present in our environment, the human being is at center. That's why we are saying the human being is the essential component of the environment. And with the help of what? With the help of technology and institution, with the help of technology and institution, the human being made the resources what? Made the resources economically visible. Made the resources economically visible. बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिकली विजिबल बनाता है। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली में क्या होता है। थोड़ा सा आप लोग को समझिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है। कि सेंटर होता है सबसे जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, इसका सेंटर पे कौन है? ह्यूमन बीइंग है। और ये ह्यूमन बीइंग ही इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के काबिल बनाता है, इनको इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बनाता है। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल क्या होता है? किसी भी कंट्री की, थोड़ा समझना, थोड़ा सा मैं आपसे अगर बात करूं, टॉपिक से हट के बात करूं, तो किसी भी जो कंट्री की जो ग्रोथ होती है, उसका जो ग्रोथ का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं? कि इस कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज हैं। बात समझना मेरी। अब क्या हो रहा है? अगर किसी भी कंपनी, किसी भी कंट्री के पास अगर ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या होगी? ये जो कंट्री है वो फाइनेंशियली क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आप लोग क्या देख पा रहे हैं कि सऊदी अरबिया को हम लोग क्या मानते हैं? कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोथ कंट्री। मानते हैं कि ठीक है, कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रिच कंट्री में सऊदी अरबिया आता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज they have petroleum, that is one of the most valuable product for the whole world. You can just imagine, means if you do not have a petrol in your car, in your bike, how will you run on the road? It is impossible. So that's, they know very well that the petroleum is one of the most essential component, one of the most essential resource that can be used and that will be used by every person, and that resource is generally centralized in Saudi Arabia. That's why that country is one of the most rich country. तो जिसके पास जितना ज्यादा रिसोर्स होगा, जितना ज्यादा रिसोर्स होगा, और उस रिसोर्स जितनी अधिक वैल्यू होगी, रिसोर्स तो है और रिसोर्स वैल्यूएबल है, वो स्टेट, वो कंट्री उतनी ही रिच मानी जाती है। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे अपने रिसोर्सेज की, अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं ना, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी कम्युनिटी की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन करने चलूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, और क्लासिफिकेशन मैं करूंगा किसका, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है ना, इसका मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना चाहूंगा। और क्लासिफिकेशन हम लोग एक तरीके से नहीं करेंगे, कई तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तूफान आ गया, कहाँ तूफान आ गया भाई? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। और क्लासिफिकेशन जो हम लोग करेंगे उसको कई बेसिस पे करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करने चल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कई टाइप से करेंगे। जो सबसे पहला टाइप से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जो सबसे पहले तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे, वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किस पे करेंगे? सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब सबको दिखाई दे रहा है ना? अब थोड़ा सा मैं कोशिश किया हूँ बड़ा बड़ा लिखने का, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन के बेस पे, बाबू ध्यान से सब लोग समझना, अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन के बेस पे, ये इसका पहला क्लासिफिकेशन है। और क्लासिफिकेशन मैंने कहा कि हम लोग कई तरीके से देखेंगे, हम लोग कई तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे ओरिजिन के बेस पे, तो क्या होता है, पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। पहला क्या होता है? पहला होता है बायोटिक और दूसरा क्या होता है? अबायोटिक। दूसरा क्या होता है? अबायोटिक होता है। अब बात तो समझना, बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है? जो भी हमारे पास कह सकते हैं क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो कहाँ से हो रहा है? जो हम लोग लाइफ से ऑब्टेन करते हैं। जो भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमें लाइफ से लेते हैं। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। जिनको हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, जिनके पास क्या होती है? लाइफ होती है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि रिसोर्सेज that have obtained from, कहां से बताया ऑब्टेन करते हैं इसको? बायोस्फीयर। इसको हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं? बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं। एंड हैव लाइफ, और क्या होते हैं? उनके पास लाइफ होती है, जिंदगी होती है। जिनके पास लाइफ होती है, इनको हम लोग अगर तुमको कहते हैं बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। मैं ओरिजिन के बेस पे बात कर रहा हूँ। और क्या होता है? जो नॉन लिविंग बीइंग का कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रिसोर्स कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग बीइंग थिंग्स। क्योंकि रिसोर्सेज की सीधे बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज किसका कंपोज्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ, समझने की कोशिश करना, रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ, अब आप लोगों को फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है क्या? अभिजीत कुमार, बायोटिक लिविंग एंड अबायोटिक नॉन लिविंग। नंदनी गुप्ता, बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज derived from the biosphere such as living things and from the forest and the material deriving from them। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसके बाद अबायोटिक क्या होता है? कि जो रिसोर्सेज को हम लोग बात करें आपसे, जो किससे कंपोज होते हैं? कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग बीइंग, कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग बीइंग। बात समझना इस बात को। हम लोग किसके बेस पे इसको डिवाइड किए हैं? ओरिजिन के बेस पे। दो बेस में डिवाइड किया, बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। जो रिसोर्सेज क्या उनकी, जिनके पास लाइफ होगी या जो लिविंग बीइंग होते हैं, उनको हम लोग बायोटिक कहते हैं। और जो अबायोटिक होते हैं, जो क्या होते हैं? नॉन लिविंग बीइंग होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि जो क्या होते हैं, जो कंपोज ऑफ नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं या कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास? वो हमारे पास क्या होते हैं? अबायोटिक होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बायोटिक को आप क्या कह सकते हैं? बायोटिक को आप लिविंग कह सकते हैं, और अबायोटिक क्या कह सकते हैं? नॉन लिविंग बीइंग कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ऐसे आप लोग भी लिखा करो एग्जाम में, तभी आंसर, तभी मार्क्स मिलते हैं। नॉन लिविंग कह सकते हैं भाई, बायोटिक होगा तो लिविंग होगा, अबायोटिक होगा तो नॉन लिविंग होगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आप फ्लोरा एंड फौना का लिख लीजिए, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोरा एंड फौना सब लोग जानते हैं, क्लास 9 में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था।
ठीक है। फ्लोरा एंड फौना की कहानी सबको पता है, जितनी भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल, जितनी हमारे पास फिशेज होती हैं और भी जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारे एनिमल्स को भी आप लोग क्या कर सकते हो, बायोटिक में रख सकते हो। अगर मैं बात करूं आपसे एग्जांपल की नॉन अबायोटिक में, तो अबायोटिक में एग्जांपल क्या ले सकते हो, जितने भी मिनरल्स हैं सारे वो क्या है, नॉन लिविंग बीइंग्स हैं। जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, रॉक्स हैं, या कह सकते हो कि जो भी हमारे पास कंपाउंड्स के फॉर्म में से पेट्रोलियम हुआ, सब किस में आते हैं, अबायोटिक में आते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। बायोटिक और अबायोटिक का मतलब अगर आपसे कोई बात करे तो बायोटिक में आप वो कहेंगे कि जिसको हम लोग बायोस्फीयर से ऑब्टेन करते हैं, जिसके पास लाइफ होता है, यानी कि जो लिविंग बीइंग होता है वो क्या होता है, वो बायोटिक होता है, और जो नॉन लिविंग बीइंग होता है वो क्या होता है, अबायोटिक होता है। फ्लोरिंग इनटू वेजिटेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। रफ्तार, प्लांट्स एंड एनिमल, हाँ हाँ रफ्तार जी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब मतलब क्या बताया मैंने आपसे, बस इतना आप जानना। अगर मैं ओरिजिन की उस पर बात करूं, अगर आपसे कोई बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, देन जस्ट यू हैव टू थिंक द रिसोर्सेज आर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बायोटिक एंड सेकंड वन इज अबायोटिक। कभी भूलना नहीं चाहिए, सब लोगों को आज ही हमसे प्रॉमिस करना है आपको कि कभी भी आपको भूलेगा नहीं। आपके आज के बाद कभी भी आपको सब चीजें भूलनी नहीं चाहिए। तभी मैं देखिए इतना आराम से चल रहा हूँ, इतना धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा था पहले आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, फिर मुझे लगा कि अगर मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आप हमसे तुरंत पूछ सकते हो ना। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस राइज होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, आप तुरंत हमसे इंस्टेंटली पूछोगे, तो बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कोशिश किया, इसको हम लोग इसको लाइव क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन डिवाइड आवर रिसोर्सेज इनटू टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मींस डायरेक्टली यू हैव टू से दैट हैव लाइफ ओनली, दैट हैव ओनली लाइफ, एंड अबायोटिक मींस नॉन लिविंग। Living and non-living means directly you can say what this is the living and this is the non-living. Just you can say what directly this is the living and this is the non-living. Okay, whatever the resources present in the atmosphere, present in the environment that have life, that is what biotic, and that who do not have life, that is abiotic. बात समझ में आ गई। Fauna belong to organism, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स वो फ्लोरा और फौना की कहानी पता है आप सब लोगों को। अब मैं बात करूंगा, ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन। ये क्या था, ये था पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करेंगे भाई, दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे करते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, जो सेकंड हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी बेस पे इसको हम लोग दो पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा हमारा दोनों पार्ट होगा भाई, अरे रिन्यूएबल होता है और नॉन रिन्यूएबल होता है, ये तो दोनों होता है। बात आपको पता है कि नहीं पता है भाई, एक तो होता है हमारे पास रिन्यूएबल होता है, आप सब लोगों को पता दिखाई दे रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का, ठीक है। पहला क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। पहला क्या होता है, मैं बात करूँ आपसे कि रिन्यूएबल होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल। अब सोचिए कि रिन्यूएबल समित क्या करें, हाँ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बिल्कुल सही बात है। अब समझना कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, कि जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रिसोर्सेज दैट कैन बी, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिसोर्सेज दैट कैन बी व्हाट, जो जिन रिसोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यू, जिन रिसोर्सेज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। इतना नहीं, जिसकी यहाँ हम लोग अगर बात करें और रिप्रोड्यूस, इन सारे वर्ड्स को समझो। जब हम लोग रिन्यूएबल की बात करेंगे कि जिन रिसोर्सेज हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, बाय फिजिकल मैकेनिज्म। बात समझना, कैसे करेंगे इसको रिन्यू, इसको रिन्यू कैसे करेंगे भाई, इसको कैसे करेंगे रिन्यू, इसको रिन्यू जो हम लोग करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड रिवर्सिबल, बताता हूँ अभी आपको, ठीक है बताता हूँ, ठीक है। ये बातें आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और 9th क्लास में साइंस में भी था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिसोर्स हमारे पास क्या होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं,
जिनको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करते हैं? बाय फिजिकल मेथड या केमिकल प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं? बाय फिजिकल या बाय फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड जिन रिसोर्सेज को आप क्या कर सकते हो? रिन्यू कर सकते हो, वो क्या होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं। और क्या कर सकते हैं? याद रखना, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इसके बारे में याद रखना कि ऐसी बात नहीं कि ये भी रिन्यू कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। बी केयरफुल, means if you just want to renew the resources that are non renewable, for that you must be very sure that it will be take more than millions of year if you want to renew these resources। तो याद रखना आपसे कि क्या लिखेंगे आप? लिख सकते हैं आप resources that takes millions of year। क्या करते हैं? टेक्स ये मिलियंस ऑफ ईयर्स को टेक करते हैं। बात समझना। आदर शुक्ला, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, याद रखना, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। हाँ, यही भाषा लिख लेते हैं नीति, इन देयर फॉर्मेशन, जिनके फॉर्मेशन में मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। बाप रे, उसे लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, एग्जांपल देख लें क्या? चलो अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? रिन्यूएबल का एग्जांपल का सोलर हो जाएगा। अरे सोलर एनर्जी है कि नहीं है? विंड एनर्जी है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, सोलर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में कौन आता है? सबसे पहले जो नॉन रिन्यूएबल आता है, याद रखना, उसको कोल आता है। कौन आता है भाई? कोल आता है। इसके अलावा कौन आता है? पेट्रोलियम की कहानी सबको पता होगी। कोल आता है, पेट्रोलियम आता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे पास क्या है? लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। जो क्या है? लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इसलिए इन सारे रिसोर्स ज्यादा हमें सावधानी से यूज करना है। याद रखना, जितने हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, इनका अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं, तो जैसे मान लो मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको दिया क्या कि मैंने आपको क्या दे दिया? मैंने आपको 1 लीटर पेट्रोल दिया, ठीक है, मैंने आपको 1 लीटर पेट्रोल दिया। तो अब आप क्या करोगे? और उसको अगर आप फिनिश कर दिए तो दोबारा उसे जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सोलर एनर्जी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा आपसे कि आप एक सोलर मशीन लगा लो अपनी छत पे और क्या करो कि आप धूप से एनर्जी स्टोर करो, एनर्जी बना दो, ठीक है। तो आपने क्या किया? ठीक है सर, कर ले रहे हैं। हालांकि अभी लोग इसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लगता है बहुत कॉस्टली हो रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टेट्स में इसका यूज, हमारे यहाँ भी कई जगह यूज होता भी, अच्छा लगता है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? सोलर पैनल से ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, विंड एनर्जी से ही इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी भी कोल से ही जाती है, अभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही जाती है। तो इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन जो ये क्या होते हैं, ये कोल कुछ दिन बाद फिनिश हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तब यह दिक्कत होने लगी। क्योंकि अभी पूरे, अगर मैं इंडिया लेवल की बात करूं, अपने भारत देश की बात करूं, तो अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि पूरे भारत में, इन द होल कंट्री, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन कैसे होता है, सबसे ज्यादा जो बिजली का जो जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट होती है, किससे? कोई बताएगा मुझे? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन आर इंडिया, इन आर कंट्री जनरेटेड बाय विच प्रोसेस? कोई बताएगा मुझसे? जो याद रखना इस बात को, अनीश कुमार ज्योग्राफी किस दिन पढ़ाते हैं? अभी फिलहाल तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। नित्य जायसवाल, फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो एक्सोनॉमिक। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बताइए भाई, मुझे कौन बताएगा कि हमारे भारत देश में, हमारी कंट्री में, एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को तो इसको मिटाता हूँ, बताओ फटाफट सब लोग। तो अपनी कंट्री में, मीन्स इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किससे बनाई जाती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जब आपको और जो हमें मिलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होती है, कैसे इसको बनाया जाता है? चलो बताओ, सब लोग बताओ। हाँ, नीलेश ने बताया इलेक्ट्रिसिटी से, सॉरी किससे बताया आपने? कोल से बताया। चलो और लोग बताओ भाई, और लोग बताओ इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है हमारे इंडिया में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? न्यूक्लियर एनर्जी। किसमें आएगा सर? अच्छा, आपको न्यूक्लियर एनर्जी किसमें आएगा? न्यूक्लियर एनर्जी। सोचो एक दिन बाद क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये भी नॉन रिन्यूएबल में। याद रखना इस बात को,
ठीक है। हाँ, कोल से होता है, याद रखना सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है इंडिया में वो किससे बनती है? कोल से बनती है। दिस इज अ मैटर ऑफ वेरी सॉरो फॉर अस एंड वी नो वेरी वेल दैट द कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल। भाई क्या है? नॉन रिन्यूएबल सब रिसोर्स है ना, कि कुछ दिनों बाद वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन अभी हालांकि देखिए काम चल रहा है, लेकिन ये अभी भी कोल से ही हो रही है। अभी भी हमारे यहाँ जो वो हो रहा है, जो बिजली बन रही है सबसे ज्यादा, वो किससे बन रही है? वो कोल से ही बन रही है। तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। जो तीसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। किस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि डेवलपमेंट के बेसिस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डेवलपमेंट के बेस में कितने पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं थर्मल पावर से, हाँ बिल्कुल भाई, थर्मल पावर कोल से ही होता है। थर्मल पावर मतलब कि कोल से ही हुआ। थर्मल पावर से अगर कहा जाए, ठीक है, या फिर हम बोले कोल से, तो थर्मल पावर जो होता है याद रखना वो किससे चलता है? वो कोल से ही चलता है। तो सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे, वो क्लासिफिकेशन क्या होता है? डेवलप्ड होता है। याद रखना कि हमारे पास कैसे हैं, कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो कैसे हैं? डेवलप्ड हैं। ठीक है, क्या क्या बात समझिए कि जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, ऐसे रिसोर्सेज की जिनकी क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं ना कि वो कितना अच्छा है, कितना यूज किया जा सकता है, ठीक है, कितना यूज नहीं किया जा सकता, क्वांटिटी कितना अमाउंट में है, तो जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड। याद रखना, जिसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड, क्या हो सकता है? कि रिसोर्सेज जिनकी, क्या लिख सकते हैं आप? resources whose quality and quantity can be determined। इस बात को याद रखना कि जिसकी आप लोग क्या कर सकते हो? क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हो, वो हमारे पास क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स। हाँ, अभिजीत का भी आंसर आया है और भी जिसका आंसर है थर्मल पावर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान लें, जो लोग नहीं जानते हैं ना वो लोग भी जान लें। ठीक है, वो लोग भी जान लें, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी जान लें कि जो रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे ना, तो वो कैसे होते हैं? जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे आते हैं? मतलब जो कोल हमारे पास वो कैसा रिसोर्स है? वो रिसोर्स हमारे पास क्या है? डेवलप्ड रिसोर्स में आता है। बात समझ में आई? किसमें आता है? वो डेवलप्ड में आता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा जो पोटेंशियल हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको किस पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई? इसको पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का तो मुझे कोई बताएगा? कौन बताएगा मुझे कि अगर मैं डेवलपमेंट के बेस पे अगर बात करूं तो पोटेंशियल क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा मुझे कि पोटेंशियल क्या होता है? बताओ भाई। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एकदम शांति से बैठे रहते हैं ना, कुछ लोग रहते हैं लेकिन बताते नहीं, जानते फिर भी जानते। अरे भाई, ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं हमारे पास, हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं। और नित्या जायसवाल, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी। सर आप इनविजिबल हो गए। अच्छा इनविजिबल नहीं भाई, हमको इनविजिबल अभी मत करो, ठीक है। अभी आप लोगों को 10th में टॉप कराना है ना, टॉप कराने के बाद तब मुझे इनविजिबल कर देना। अभी मुझे विजिबल रखो, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है, हम लोगों को एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम, और बोर्ड के एग्जाम में टॉप करना है। सबको टॉप करना है कि नहीं? चलो जल्दी बताओ, कितने लोगों को टॉप करना है? निकिता कुमारी, हेलो सर। हाँ भाई, कहाँ से हैं आप? चलो, तो कितने लोग अपने इस बार अपने स्कूल को टॉप करना चाहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना चाहते हैं, सीबीएसई को टॉप करना चाहते हैं, अपने स्टेट को टॉप करना चाहते हैं? चलो बताओ, तो चलो बताओ, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताइए भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीबीएसई टॉप करना है ना। हाँ, तो अब उसके लिए क्या होगा? सीबीएसई टॉप करना है। अगर बाकी लोगों को नहीं टॉप करना है क्या? बाकी लोगों को नहीं टॉप करना? नहीं सर, मैं सिर्फ पास हो जाऊँ बस, सही है। अरे ऐसी भी बात है क्या? अरे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत काहे कर रहे हैं? पास होने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हो का? जो लोग पास होते बताए हमको तो मास्टर ट्रू। क्या कह रहे हैं सर? नेपाल पहले फोर्स। अच्छा। नितिका कुमारी, सर मैं क्लास 10th का एग्जाम। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ सर चाहते हैं, और बाकी लोग नहीं चाहते हो ना?
सब शांत बैठ गए हो। अरे बाबा सबको टॉप करना, जितने लोग आप लोग क्लास 10th में हो ना, कुछ अच्छा करो बाबा, इतना मेहनत कर रहे हो तो ये थोड़ी ना कि पास तो यार, पता है वो जो गधा स्टूडेंट है आपका अब मैं गधा नहीं कहूंगा, ठीक है, जो आपके समझोगे जो कभी नहीं पढ़ता वो भी तो पास हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ पास होना तो कॉपी किताब बंद कर दो, आपके पास इतनी बुद्धि कि आप फ्री में पास हो सकते हो, साफ साफ आप जान लो। अगर आप सिर्फ ये चाहते हो कि मुझे सिर्फ क्लास में पास होना है, तो बाबू तुम्हारे पास इतना ब्रेन है, अगर तुम 9th से 10th में पहुंचे हो तो तुम पास हो सकते हो 10th, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए पार नहीं पढ़। निकिता कुमारी क्लास 11th है मेरा। अच्छा आप 11th में हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए अलग से बात होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। सर समबडी यूज अनवांटेड वर्ड्स, हाँ यार सही बात है, होते हैं कुछ लोग थोड़ा सा कि जो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या बताया आपसे कि ये चीज को समझना है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपसे कि अब समझो। दूसरा नंबर पोटेंशियल रिसोर्सेज पर बात करूं कि जो रिसोर्सेज तो हमें मिल तो गए, मींस वी हैव जस्ट नो अबाउट दैट, बट अभी इसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अभी हम लोग इसका यूज नहीं कर पा रहे। रिसोर्सेज तो हमारे पास हैं, लेकिन क्या कर पा रहे, क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत खर्चीला है। तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर बात आती है कुछ पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो आप सीधे कह सकते हैं कि द रिसोर्सेज about whom we have known, means we know about that resource, but due to high efficiency, या फिर कह सकते हैं आप कि ज्यादा खर्च होने के कारण up to 90% मार्क्स, 90% नहीं बाबू, 95, 90 से क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस हमें मिल गए हैं, लेकिन वो क्या डेवलप्ड फॉर्म में भी है, बट वो ज्यादा खर्चीले होने के कारण उसका भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। जिनका यूज करना क्या है, बहुत कॉस्टली है, जिनका यूज करना क्या है, बहुत कॉस्टली है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, इनको हम लोग पोटेंशियल में क्लासिफाई करते हैं। और अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो, अगर मैं इसके तीसरे पार्ट की बात करूं तो, अगर मैं आपको पहला क्या था, पहला डेवलप्ड हुआ, दूसरा पोटेंशियल हुआ, ठीक है। और इसके अलावा अगर तीसरी बात, तो तीसरा स्टॉक होता है, याद रखना, तीसरा क्या होता है, स्टॉक होता है, तीसरा स्टॉक होता है। स्टॉक मतलब क्या होता है समझना, स्टॉक मतलब होता है कि जो हमारे पास जो कह सकते हैं जो रिसोर्स हमारे पास है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि जैसे मैं बात करूं आपसे कि H2O होता है हमारे पास, पानी को सब लोग जानते हो। जैसे मैं अगर पानी की बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि पानी जो होता है वो किसमें होता है, H2O के फॉर्म में होता है, लेकिन अभी भी हम लोग पानी से H2 और O2 नहीं निकाल पाते हैं। निकाल पाते हैं क्या, हम लोग सिर्फ ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि हम लोग की हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, अब ये आप कहोगे सर आप तो उधर कहते हैं कि हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इस बात को समझो कि वहाँ का कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ का कॉन्सेप्ट दूसरा, वहाँ पे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, जो सोसाइटी की बात करने चल रहे हैं, समाज की बात करने चल रहे हैं, अपने रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, अपने एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास H2O तो है स्टॉक में, मतलब पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हम लोग इन पानी का अगर बात करें आपसे, हाइड्रोजन बनाने के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, O2 के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज पॉसिबल फ्रॉम योर सपोर्ट। अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस से, हाँ बात सही है आपकी, इलेक्ट्रोलिसिस मुझे भी पता है ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से पॉसिबल होता है, ब्रेक डाउन करते हैं, बट क्या होता है उसका हम लोग अभी यूज नहीं कर पा रहे। मतलब जैसे अगर बात करूं मैं आपसे ना कि इस ऑक्सीजन का या इस हाइड्रोजन का भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे बाबू, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से मैंने सिखाया आपको कि ब्रेक डाउन करते हैं, क्लास 9 में भी सिखाया था, क्लास 10 में भी सिखा रहा हूँ, लेकिन बात समझो कि इस H2 का और इस O2 का अभी हम लोग क्या कर पाते हैं, यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा एक और होता है रिजर्व, इसके अलावा क्या होता है एक हमारा रिजर्व भी होता है। अब रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं बताइए भाई, रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिजर्व रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको मैंने रिजर्व करके रख लिया। मैंने क्या किया, रिजर्व करके रख लिया। भाई क्या कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो एक पेन से तो हमको लिखना होता है, इसके अलावा 3-4 पेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं भाई, एक पेन से तो हम लोग यूज करते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 2-3 पेन को रिजर्व करके रखते हैं। क्यों रिजर्व करके रखते हैं भाई, वो इसलिए रिजर्व करके रखते हैं कि अगर वो पेन हमारी खराब हो गई या अगर हमारी इसकी इंक फिनिश हो गई तो हम लोग दूसरी पेन का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोगों ने रिजर्व किया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे आर्मी की मैं बात करता हूं, एक बात बता दूं आपको, सेक्रेट,
ठीक है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है ना, तो हमारी इंडियन आर्मी ने क्या किया है, बहुत सारे पेट्रोलियम को, याद रखना, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, अगर मैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो इसमें सब आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगा, एलपीजी आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, ठीक है, तो एलपीजी आएगा। तो आर्मी ने क्या किया है कि बहुत सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट को उसे रिजर्व करके रख लिया है, उसे रिजर्व करके रख लिया। क्यों रिजर्व करके रखा है, जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, भगवान ने करे ऐसा हो, ठीक है, मान लो अगर भाई क्या हो रहा है, भाई अभी पूरे कंट्री में इमरजेंसी लग जाएगी, बताया था मैंने आपको सोशल साइंस में, फिर से समझाऊंगा इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इमरजेंसी कैसे लगती है और कितने स्टेप्स में होती है। तो जैसे मान लो कि अभी युद्ध की स्थिति आ जाए, वार होने लगे, किसी भी कंट्री से वार हो जाए, चलो चाइना से ही वॉर हो जाए, वैसे भी ठीक है, बहुत परेशान करता रहता है, चिल्लाता रहता है उधर से, या जैसे पाकिस्तान है, आए दिन उन लोगों को झूठे ही खुरापात करता रहता है। तो अब क्या करना है, पाकिस्तान से चाइना से मान लीजिए वॉर हो गया, ठीक है, अब मान लीजिए अगर वॉर हो गया, अब तो हम लोग क्या करेगा उस टाइम पे, जब वॉर हो जाएगा तो क्या होगा भाई, सारे पेट्रोल पंप, सारी कंट्री लॉकडाउन मतलब बंद हो जाएगी। तो लेकिन ये अपने पास इतना पेट्रोलियम स्टोर करके रख चुका है ना कि उस टाइम पे तुरंत ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी। बात समझ में आ रही है, ये इतना अपने पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टोर करके रखा, रिजर्व रखा है कि अगर कोई दिक्कत आती है, बात समझ में आ रही है, तो कभी ये सब दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पास रिजर्व फॉर्म में होते हैं, जिसको जैसे इंडियन आर्मी ने रिजर्व कर लिया है, एयरफोर्स बहुत सारे पेट्रोल का रिजर्व, क्योंकि पता उसे कि कोई भी अगर आपात स्थिति आती है, इमरजेंसी के टाइम में क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए क्या हो रहा है, तूफान आ गया पूरी कंट्री में, पूरी कंट्री का हालत खराब हो गई, ठीक है, सब लोग एकदम परेशान है, तो क्या होगा, जब सब लोग परेशान तो पेट्रोल पंप तो खुलेंगे नहीं कि पेट्रोल जाके आप लेकर के आओ, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे यही लोग हेल्प करेंगे। 90% हैव चांस ऑफ वॉर। सर ये आर्मी का काम नहीं है क्या? हाँ हाँ सही बात है। नहीं, आर्मी का काम समझो क्या है, आर्मी का काम क्या है, इमरजेंसी के टाइम पे वो अपने पास इतने रिसोर्सेज को स्टोर रखते हैं, ठीक है, ताकि उनको पता है कि इमरजेंसी कभी भी स्थिति आ सकती, कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। क्योंकि पता होगा आप लोगों को, कुछ लोग बदमाश होते हैं ना, जैसे क्या होता है, हमें पता है जैसे हमारे पास एग्जाम में एक पेन तो है कि एक पेन से तो है, लेकिन हम लोग 3-4 पेन को रिजर्व क्यों रखते हैं, घर पे वाले पापा भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं, भाई 2-3 पेन लेकर के जाना, सर आपने भी कहा था 2-3 पेन लेकर जाने के लिए, तो क्यों मैंने कहा था, मुझे पता है कि पॉसिबिलिटी है कि भाई एक आध पेन कभी कभी, वैसे जनरली तो खराब नहीं होती है, लेकिन कभी 1% रेयर चांस है ना खराब होने की। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, किसी से मांगोगे, ए बाबू चलो 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 यार, तुम तो मेरे दोस्त हो यार, तुमको मैं इतना दिन स्कूल में चॉकलेट खिलाऊं, समोसा खिलाऊं, आइसक्रीम खिलाऊं, चलो मुझे एक पेन दो, बोलो ऐसे मांगो किसी से, तो क्या करेगा जो एग्जामिनर होगा, कहेगा अच्छा बच्चा इधर आओ, आओ तुमको मैं दोस्त से सिखाता हूँ, देगा आपको तुरंत 1 घंटा, देगा कि नहीं देगा, और अगर ज्यादा परेशान आप करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो इसलिए समझना इस बात को कि रिजर्व चीजें होती हैं। पुष्पराज निषाद, आने वाला ही सर इमरजेंसी, अरे अब देखो क्या आने वाला है, उसकी आप लोग परेशान मत हो। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट की बेस पे बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक एंड रिजर्व। याद रखना, अगर मैं बात करूं आपसे किसके बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे, तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं अपने रिसोर्स का, वो कितने टाइप में करते हैं, 4 टाइप में करते हैं। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चौथा क्लासिफिकेशन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ भाई, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है भाई, ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप मतलब कौन बताएगा मुझे, ओनरशिप मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं आपसे ओनरशिप के बेस पे, तो हम लोग रिसोर्सेज कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, वीडियो रुक रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो रुक रहा है, ठीक है, वीडियो रुक रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर ओनरशिप पे, अगर बेस पे अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल क्यों बोलते हैं भाई, हाँ, सबसे पहला क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। आदर्श शुक्ला आप रुक गए, अरे हम नहीं रुकेंगे यार, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है इसमें इंडिविजुअल का, कभी कभी मैं खुद भी इनविजिबल हो जाता हूँ ना, कि भूत की तरह। अब देखो क्या होता है, ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना हक की बात करते हैं, मालिकाना हक की बात करते हैं, तो क्या होता है ओनरशिप में से पहला होता है इंडिविजुअल। पहला क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब किसी एक का जिसपे मालिकाना हक हो। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आपकी कार है, आपकी साइकिल है, ठीक है, तो उस पर किसका हक होगा,
जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो आपका साइकिल आपने खुद खरीदा है, तो उस पर आपका हक है ना। ये तो है ना कि पूरे क्लास वाले चलाएं, जिसका मनो लेके जाए, जिसका मनो लेके आए। आपकी क्लास, आपकी साइकिल है, तो आपका उस पर हक है। तो वो होता है इंडिविजुअल की बात होती है। इसके अलावा क्या होता है, मतलब कम्युनिटी की बात हम लोग करते हैं। कुछ रिसोर्स हमारे पास क्या होते हैं, कम्युनिटी होती है। जैसे आपने गांव में तालाब देखा है, गांव में पंचायत भवन देखा है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है नेशनल, और चौथा क्या होता है भाई, अगर तीसरा नेशनल तो चौथा क्या होगा, इंटरनेशनल। वाह, क्या होगा, इंटरनेशनल। अब देखो इंडिविजुअल क्या होगा, जैसे आपका स्मार्टफोन है, तो आपका स्मार्टफोन है तो आप इसे खुद से करोगे, खुद से मैनेज करोगे, आपका अपना खुद का है, ठीक है, आप उसे किसी को नहीं दोगे, आप आपका अपना, चूंकि क्या वो इंडिविजुअल है, ठीक है। तो याद रखना इंडिविजुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपकी किताबों की बात करता हूँ, आपके मोबाइल फोन की बात करता हूँ, या फिर कोई आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसका आप खुद अकेले ओनर हो, तो वो इंडिविजुअल में आता है। याद रखना वो इंडिविजुअल रिसोर्स होता है। कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पंचायत भवन होती है, आपने देखा है कि नहीं देखा है, हमारे तो गांव में है भाई, आपके गांव में भी होगा, पंचायत भवन होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, गांव में हमारे तालाब होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। पार्क होता है, मोहल्ले में पार्क है, उसमें कोई भी जाके घूम सकता है, वो किसी एक का थोड़ी होता है कि नहीं सर मेरा पार्क है उसमें मैं ही कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है। तो इसके अलावा क्या होता है, नेशनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास जितनी भी रोड्स हैं, रास्ते हैं, वो राष्ट्रीय नहीं लिखा रहता, उस पर लिखा रहता है नेशनल हाईवे। पता है कि नहीं आपको, नेशनल हाईवे पे लिखा रहता है, क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, राष्ट्र का होता है, किसी एक का नहीं होता, पूरे नेशन का होता है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा बात करूं मैं आपसे कि नेशन के बाद इंटरनेशनल क्या होता है, जैसे अब ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो क्या है इंटरनेशनल। जैसे मैं सन की बात करूं, सूरज किसी एक का है क्या, नहीं सर, सिर्फ इंडिया वाले उस पर जा सकते हैं। चंद्रमा है, उसमें सिर्फ अमेरिका वाले जा सकते हैं, नासा वाले। अरे जाओ ना, आप भी जाओ, आप चाइना वाले भी जाओ, पाकिस्तान वाले भी जाओ, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो जो चीजें क्या हो रही है, जो चीजें इंटरनेशनली लेवल पे हैं, वो क्या हो रहा है, बात में समझना, वो क्या हो रहा है, वो सबका है। बात मेरी समझ में आ रही है। others under the control of the nation are called national resources। बिल्कुल सही बात है, जो राष्ट्र के, जो हमारे कंट्री के कंट्रोल में होती है, रोड्स है, नेचुरल नेशनल रिसोर्स है। देखो कंट्रोल की बात यहाँ पे मत करो, आदर्श बात समझो, यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं करना, यहाँ पे बात करना है कि जो रिसोर्सेस है पूरा नेशन कर सकता है, पूरा अपना राष्ट्र कर सकता है, पूरी कंट्री यूज कर सकती है, वो हमारे पास नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। कम्युनिटी का मतलब पूरी कम्युनिटी कर सकती है, पूरा गांव कर सकता है, वो कम्युनिटी का है। अब इंटरनेशनल है तो उसको पूरा इंटरनेशनल ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। सबको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। हम लोगों ने 4 टाइप से क्लासिफिकेशन सीखा, ठीक है। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने 4 टाइप से सीखा। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखना है। अब हम लोगों को क्या देखना है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोग को क्या देखना, अब देखना हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देखना है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है भाई, अब हम लोगों को देखना है डेवलपमेंट देखना है। क्या देखना है, डेवलपमेंट देखना। किसका डेवलपमेंट देखना है भाई, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे रिसोर्सेज का, लेकिन 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 इस बात को समझो, इस बात को इसके पहले समझो, इसके पहले एक बात को समझ लो आप लोग, इसको डेवलपमेंट से पहले कि एक बात को थोड़ा सा आप लोग समझ लो। मैं बता दूं थोड़ा सा कि देखो हाँ, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही बात है। क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आपको, रिसोर्स समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है मैं बता दूं अगर आपको कि थोड़ा सा मैं बोलूँ आपसे कि आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, या तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, टेक्निकली टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बोलूँ मैं आपसे, जो मेरी टेक्निकल टीम है, जो ऑपरेटर साहब है वो छुट्टी पे चले गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही क्लासेस रन करने में, या कभी क्लासेस थोड़ी कम रन कर पा रही, लेकिन रेगुलरिटी तो रहेगी। बाकी जैसे पॉसिबिलिटी होगी मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर मैथ्स नहीं पढ़ रहे, साइंस नहीं पढ़े। बाबू मुझे बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, आपके सिलेबस की चिंता मुझे है, ठीक है। बट थोड़ा सा भी मैं आपसे बताऊँ कि मतलब कह सकते हैं कि टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्लास को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे। सब लोग बाबू लोग मेरी बात समझ रहे हो ना, बाबू लोग, भैया लोग, दीदी लोग, बहनी लोग ना, बच्ची लोग, बच्चे लोग, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्लास को, क्योंकि टेक्निकली थोड़ी सी अभी हम लोग दिक्कत आ रही है। बट ये है कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहना, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सिलेबस सब कुछ पढ़ेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ा सा भी स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो चल रहा है,
हम लोग का सोशल साइंस थोड़ा सा चैप्टर पीछे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ नहीं पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा इसमें ना, इकोनॉमी का कुछ नहीं पढ़ा। तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। सर मेरा स्कूल के समर वैकेशन होने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, स्कूल शुरू ही नहीं, उनका समर वैकेशन स्टार्ट हो गया चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो आज मैं आप सब लोगों को यहीं पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। सब लोगों को गुड इवनिंग, सब लोग खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, कोई दिक्कत हो मुझसे बताया करो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आपको आती है आप मुझसे बताया करो, एकदम प्रसन्नचित रहा करो, हैप्पी रहा करो, ठीक है। कोई कहता है, अगर आप लोगों को कुछ, कोई अगर फैमिली में कुछ कह रहा है, मम्मी पापा अगर कोई डांटता है तो मुझसे बताओ, मैं सबके सोल्यूशन को सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा उसे रिवाइज करते रहा करूँ। मैं टेक्स्ट पेपर भी आप लोगों के बना रहा हूँ, और खुशखबरी कि लॉकडाउन बहुत जल्दी खुलने वाला है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप सब लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे टेस्ट पेपर बना के रखा हूँ। फिर से आप लोगों का समोसा डे आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, फिर से आप लोगों का समोसा डे आएगा, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। बस ये करना है कि जो भी आपने पढ़ा उसे कंटिन्यू करते रहो, बाकी एकदम टेंशन वेंशन मत लो, बस जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहो, उसको रेडी रखो, बाकी मैं, मेरी जिम्मेदारी, मैं सब कुछ कंटिन्यू कराऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई वांट टू नाउ से गुड नाइट टू यू ऑल, गुड नाइट, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।